अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं, उस पर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, वो सामने रखेंगे। सबसे पहले बात, रियासत के सिवा किसी को जिहाद का इख्तियार नहीं है, ये फील्ड मार्शल ने कहा। अफगानिस्तान को फितनातुल खारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। मुजम्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि बहुत ही उनकी पर्सनालिटी में आप बात करते हुए उनको सुने तो जिस तरह से उन्होंने कुरान की एग्जांपल सामने रखी हैं, उन्होंने मुमासलत सामने रखी है ममालिक के दरमियान में, और जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से जो एक नैरेटिव है पाकिस्तान का, क्लियर फील्ड मार्शल ने सामने रखा। हाउ यू विल कमेंट? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनका खिताब जो है वो उलमा में उसकी बहुत पजीराई हुई है और पाकिस्तान की जो उलमा कम्युनिटी है उन्होंने उसको पसंद किया है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने मुख्तलिफ उलमा से बात हुई है, उन्होंने उसकी काफ़ी पजीराई की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने दीन के भी हवाले ठीक दिए हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी भी एक्सप्लेन की है। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव है कि पाकिस्तान अपनी में जो उलमा कम्युनिटी है उसके साथ बिला तफरीक के फ़िरका कौन सा है, मसलक कौन सा है, सबके साथ गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल पे इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई और ना हो। और मेरे ख्याल में ये रिलीजियस हार्मनी के लिए भी बहुत बेहतर है, आपस में सेक्टेरियनिज़म ख़त्म करने के लिए भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान का ओवरऑल पॉजिटिव इमेज के लिए भी बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एफर्ट था और उसमें जो फील्ड मार्शल का पहले प्राइम मिनिस्टर के ख़िताब पर हम बात कर चुके हैं पहले प्रोग्रामों में, आज फील्ड मार्शल का प्रोग्राम ख़िताब रिलीज़ किया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। 10 दिसंबर को ये हुआ था जिसे अब रिलीज़ किया गया है। खुदा गवाह है, हमारे फील्ड मार्शल ने क्लियर किया है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के अंदर हमने अल्लाह की मदद आती देखी है और महसूस किया। सबसे पहले सुनवा लेते हैं इस हवाले से, फिर बात करते हैं। जी, मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु। पाकिस्तान जब भी जंग लड़ता है दुश्मन से तो वाकई अल्लाह की मदद तो देखिए, पूरी दुनिया का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान भारत जीत जो नहीं है सकता। उसको पाकिस्तान पर मिलिट्री और फ़ज़ाई बरतरी हासिल है। दुनिया की तमाम ताकतों का अंदाज़ा था कि भारत का पलड़ा भारी है पाकिस्तान की निस्बत। और जब पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस में भारत को शिकस्त दी है, त्यारे गिराए हैं, हमारे अल-फतह मिसाइल्स ने उनके S-400 को तबाह किया है, उनकी एयर बेसिस को तबाह किया है, तो दुनिया भी हैरान रह गई कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। और आप देखें उसके बाद पाकिस्तान के दुनिया में वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, लोगों हमारे पाकिस्तान की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है। और अगर अल्लाह की मदद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। और वो ठीक कह रहे हैं कि जब आप अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। वो आप बात समझें। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कह रही थी कि आप भारत का तसल्लुत कबूल कर लें। हाँ जी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने भारत का तसल्लुत कबूल नहीं किया और बाउंस बैक किया। तो यकीनन मैं समझता हूँ इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अल्लाह की मदद के बगैर ये जितना रेलेवेंट हो गया है, इसका तो कोई एग्जांपल नहीं 10 मई के बाद। अल्लाह की मदद थी तो हमें कामयाबी मिली है बगैर अल्लाह की। और वो ठीक कह रहे हैं कि जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपका हौसला बुलंद हो तो अल्लाह की मदद आपको मिलती है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और फील्ड मार्शल की ही इस स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा है कि तैयार रखो क़ुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के। और साथ ही साथ उन्होंने रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का कंपैरिजन भी रखा है कि आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। सुन लेते हैं सबसे पहले। जी, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिकुम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। दुश्मन के लिए बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज।
वैसे हैबत तो तारी है इस वक्त भारत पे हमारी, बेशक। ये तो आप समझें, इस वक्त मोदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हैबत तारी है। मैंने बिहार के जलसों में मोदी को कहते सुना है कि आसिम मुनीर तुमने मुझे बहुत जख्म दिए हैं। तो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फजाइया की हैबत तो पूरे इंडिया पर तारी है। उनके त्यारे गिराए हैं, उन पर मिसाइल मारे हैं, और ये हैबत जो है वो हमें भारत के रवैये में, भारत की बात में नज़र आती है कि वो शिकस्त खाने के बाद बहुत परेशान है। आज पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल जीता है, हमारी अंडर 19 टीम ने भारत की टीम को धूल चटाई है। हाँ, और ये जिक्र करना भी ज़रूरी है। बहुत शानदार जो है हमने उन्हें 191 रन से शिकस्त दी है। तो जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है दुश्मन पर हैबत की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दुश्मन पर हैबत है ना, यही हमारे अमन की निशानी है। भारत को जो जोम था ना कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है, आज भारत में तो ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ताकतवर है, पाकिस्तान के मिसाइल हमसे बेहतर हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग हमसे बेहतर है, उनके पाकिस्तान के पायलट इंडियन पायलट से बेहतर हैं। वो कहते हैं हमारे जहाज़ नकारा हो गए हैं, या हमारी साइबर फोर्स उनसे बेहतर है। तो यकीनन हैबत तो दुश्मन पे जब होती है, असल चीज़ हैबत है। हैबत हो तो आधी जंग आप जीत जाते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि हरमैन शरीफैन का जो एक मुहाफिज होना पाकिस्तान का 57 इस्लामी ममालिक में से, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले सुन लेते हैं। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा ममासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद। जी मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पर तो पाकिस्तान का मतलब क्या हमारा है। और ये भी ठीक है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो पाक फ़ौज के पास कई सालों से है। और एक दफ़ा जब हरमैन शरीफैन पे दुश्मन ने हमला करने की नापाक जसारत की थी, तब भी पाकिस्तानी कमांडोज़ ने वहाँ एक्शन किया था। तो मेरे ख्याल में ये तो मेरा मतलब फैक्ट है, हिस्ट्री है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद भी इसी सूरत पे है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक बात है। हमें ऐसी बात करके लोगों, आज की नई नस्ल को बताना है कि पाकिस्तान की प्राइड भी है जी। हमें अपने मुल्क पर प्राइड भी लेनी है, और बगैर प्राइड के मुल्क नौजवान नस्ल को आगे नहीं हम लेकर चल सकते। मेरे ख्याल में इससे तो कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। 57 इस्लामी मुल्क भी हैं, और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट भी सिर्फ हमारे साथ है, हरमैन शरीफैन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी सिर्फ हमारे पास है। तो इसमें तो कोई ऐसी दूसरी कोई बात नहीं। अफ़गान शहरियों के हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया है कि मुख्तलिफ तंजीमों में शामिल अफराद में से 70% अफ़गान शहरी हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुसलसल हम KB में देख रहे हैं कि फितना है, फसाद है और इंतशार है, और जिस तरह से फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो पाक फ़ौज है वो मुसलसल बॉर्डर्स पर पाकिस्तान के अंदर वो इस टाइम महाज पर लड़ रहे हैं, और ये जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडिया की, ये पाकिस्तान के लिए नो डाउट बड़ा चैलेंज है, और इस पर सलाम बनता है, सल्यूट बनता है हमारी पाक फ़ौज को। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। इस वक्त तो पाकिस्तान की फ़ौज दोनों बॉर्डर्स पर बिजी है। आप देखें अफ़गान बॉर्डर भी हॉट बॉर्डर है। एक दौर में वो हमारा हॉट बॉर्डर नहीं होता था, लेकिन अब वो हमारा हॉट बॉर्डर है। वहाँ से दहशतगर्द रोज़ आने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें जो है जहन्नुम वासिल करते हैं। और एक हम वॉर टाइप सिचुएशन के साथ अफ़गान बॉर्डर पे भी हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त दोनों बॉर्डर्स पर जो है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इस मौके पर पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली बात है। एक फ़ौज जो दो बॉर्डर्स पर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, दोनों तरफ से, एक तरफ से प्रॉक्सी वॉर है और एक तरफ से दूसरी वॉर है, तो हमें पाकिस्तान की फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, बिल्कुल, और उसके साथ खड़े भी होना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, फील्ड मार्शल ने क्लियर किया है कि किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता है। सुन लेते सबसे पहले जी।
किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। ये तो एक बड़ी लॉजिकल बात है, क्योंकि सालसी करके देख ली दूसरे ममालिक ने भी। अफगानिस्तान को अब बुरी हुकूमत को उनको सोचना होगा, दे हैव टू डिसाइड। पाकिस्तान नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने एक फैसला करना था और पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया। जो हमारे यहाँ पॉलिसी का इबाम था वो ख़त्म हुआ। अब हमने जब अपने यहाँ यकसुई पैदा कर ली है और आपको फील्ड मार्शल की गुफ्तगू से वो यकसुई नज़र भी आई है, तो अब दूसरी साइड अपना फैसला करेगी या ना करेगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा फैसला करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ लोग अपने तौर पर जहाद का ऐलान कर देते थे, बड़ी सिंपल बात है, जहाद का ऐलान करने का हक सिर्फ रियासत के पास है। कोई बंदा इनफरादी तौर पे जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। मतलब जैसा कि एग्जांपल के जरिए से समझाएं अगर। नहीं, मुख्तलिफ जहादी तंजीमें हमारे यहाँ रही हैं जो जहाद का ऐलान करती रही हैं। अब ये टीटीपी ने भी जहाद का ऐलान किया हुआ है। और तो बात यही है कि कोई सी भी मजहबी हो, दूसरी कॉम्प्रेस, उसको जहाद का ऐलान करने का शरई तौर पे हक हासिल नहीं है। ये हक सिर्फ रियासत के पास है कि हम जहाद का ऐलान कर सकते हैं। मतलब जहाद हम कर सकते हैं, जब बनियानुल मरसूस में जहाद ही कर रहे थे ना भारत के खिलाफ, ठीक है ना, लेकिन टेक्निकली कोई रियासत के खिलाफ जहाद नहीं कर सकता। ये सिंपल बात है और मेरे ख्याल में ये कैटेगोरिकल बात है, इसमें कोई भाम वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कौमी कॉन्फ्रेंस को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से और अपोजिशन का जो मुतफ़िका इस हवाले से एक स्टांस है वो सामने आया है। आईनी तरमीम को उन्होंने मुस्तरद किया, जबकि मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया गया। और जबकि सूरत हाल महमूद खान अरशकज़ई की तरफ से ये है कि उन्होंने मुआफ़ी का ऐलान करते हुए कहा, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम भी माफ़ करते हैं और मिलकर मुल्क पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकालें। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हमें सीनियर एनालिस्ट है रिजवान रज़ी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। रिजवान साहब आपके वक्त का शुक्रिया। रिजवान साहब, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ट्वीट भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एक तरफ तो कौमी कॉन्फ्रेंस है और मुत्तफ़िका लाया हमल और स्ट्रीट जो एक पावर है वो भी शो करेगी तरीके इंसाफ, लेकिन साथ ही साथ शहादत का ऐलान भी कर दिया इमरान खान साहब ने कि हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। हाउ यू विल कमेंट? देखिए, ये शहादत और सुनामी और इनकलाब और बहा के ले जाएगा, ये सारे जार्गन जो होते हैं ये अमूमी तौर पे तकारीर में तो इस्तेमाल होते हैं। अमली तौर पे पीटीआई जो है, ये मुजम्मिल साहब मेरे से ज़्यादा इस बात की गवाही देंगे, पिछले कम अज़ कम कोई 1.5-2 माह में जब से ये सुहेल आफरीदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई मुअस्सर और इम्प्रेसिव शो करने में नाकाम रही है। और अब अगर उन्होंने स्ट्रीट बंद करने का या सड़कें बंद करने का, पूरा सूबा बंद करने का टास्क दिया है, तो वो भी उसी सूबे को बंद करने का टास्क दिया है जो खैबर पख्तूनख्वा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पंजाब में आके आप सारा पंजाब बंद कर दें या सिंध में जाके सिंध बंद कर दें। उन्होंने कहा जहां पे आपकी हुकूमत है वही बंद कर दें। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो फिर भी बंद नहीं हो रहा। उन्होंने फिर भी सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जी मैं आपको अनकरीब बताऊंगा क्या करना है, हालांकि कायद ने अंदर से कॉल दे दी है। तो इसलिए ये वाली जो चीजें हैं इनको तो हम रखते हैं एक तरफ कि ये उनका है। जहां तक ये आपने कहा कि वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है कौमी कॉन्फ्रेंस, उस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर 2.5 पार्टियां थी जी, और उनमें से जमात इस्लामी को अगर आप एक कंसिडर कर लें तो उसकी तो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी नहीं है। उसके सीनियर नायब जो सदर कह लें या नाजिम कह लें या अमीर कह लें, सीनियर नायब अमीर जो हैं लियाकत बलोच साहब वहां पे थे, लेकिन जमात के हलकों से बताया गया कि वो जाती हैसियत में गए थे, पार्टी की नुमाइंदगी करने नहीं गए थे। लेकिन चले हम मान लेते हैं
कि वो पार्टी के नुमाइंदे थे, तो 2.5 पार्टियां थी जी टोटल। अचकजई साहब हो गए, ये हो गए, और पीटीआई खुद हो गई। नहीं, पार्टी, मेरा इन ख्याल है पार्टीज की सियासत में वैल्यू को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं रजी साहब। मैं इन सियासी पार्टियों को इग्नोर कर रहा हूं, ना मैं इनकी अहमियत के ऊपर कोई किसी किस्म के शक में मुब्तला हूं। मेरा ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन की पार्टियां होनी थी तो फिर बड़ी ज्यादा पार्टियां होनी चाहिए थी ना। और अपोजिशन कौन सी? पीटीआई भी तो इक्तदार में है ना, वो भी तो इक्तदार की पार्टी है। ले दे के मेरा मतलब है अचकजई साहब भी पार्लियामेंट के अंदर तो बैठे हुए हैं ना। तो कुछ समझ नहीं आई। और अगर ये सारे आ सकते थे तो इसमें पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई? और अगर आपने मसाइल का हल लेना है, आप कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि अपोजिशन कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसमें पीएमएलएन को भी सामने बिठाएं और सुनाएं उनको बुलाएं और बिठा के सुनाएं कि भाई हमें आपसे ये शिकवे हैं और ये आपने हमारे साथ गलत किया। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब आप वादा करें और वादे पे पूरा नहीं, ना अब देखें, मेरी बात सुने रजी दादा, मुझे महमूद खान अचकजई की ये बात तो बहुत अच्छी लगी ना कि मुज़ाकरात करें, आए एक दूसरे को माफ़ करते हैं, इकट्ठे मिल बैठें और बातचीत करें। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली महमूद खान अचकजई की इस बात को। और अगर ये बात पहले ही हो चुकी हो, आपने खबर दी थी अपने व्लॉग के अंदर कि इन्होंने राब्ता किया कि हम मुज़ाकरात के लिए राजी हैं लेकिन हुकूमत कोई जेस्चर दे। और हुकूमत ने जेस्चर दे पूछा कि क्या जेस्चर लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारी क़यादत की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दे। उन्होंने कहा जी मुलाकात होगी लेकिन कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप नहीं देंगे। और इन्होंने वादा किया कि हम नहीं देंगे। सरदार याद सादक के पास आपने ही तो बताया था कि ये गए, अचकजई साहब भी थे, उसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, एक कोई तीसरे साहब थे, ये तीनों का वफ्द गया। और जब ये मुलाकात हुई और उस्मा बाजी बाहर निकली और उन्होंने मुलाकात के अंदर वहां पे तो कोई बात नहीं की, लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद जो बानी पीटीआई का जो ट्विटर अकाउंट है जो कि अमेरिका से ऑपरेट होता है, उसने ऐसी आग लगाई कि मजा आ गया। उसके बाद फिर मुलाकातें जो कि हुकूमत रोक सकती है, कानून के मुताबिक रोक सकती है, उन्होंने कहा कि जनाब वो वाला कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहाल हो चुका जिसके तहत हुकूमत किसी भी सियासी कैदी, किसी भी कैदी के सियासी बयानात पर पाबंदी लगा सकती है, सजा याफ्ता कैदी। तो वो तो रिजवान साहब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे जो ट्विटर अकाउंट के जरिए इमरान खान ने कहा वही जेल में कहा? बात यह है कि इस डेडलॉक को कहीं तो टूटना है। मतलब आप मुल्क डेडलॉक से तो नहीं चला सकते, डेडलॉक को कहीं तोड़ना तो है, कहीं तोड़ना तो है। मतलब अगर आप ये कहें कि जी को दोनों तरफ बातचीत नहीं हो सकती, पॉलिटिकल बात नहीं होगी, वो कहते हैं पॉलिटिशियन कैदी है, वो पॉलिटिकल बात नहीं करेगा तो क्या आलू के रेट पूछेगा अंदर लोगों से? जब लोग जाएंगे तो सियासतदान है, सियासी बात करेगा, पूछेगा मुल्क के सियासी हालात क्या हैं, अपनी राय सियासी देगा। तो ये भी अजीब मंतक है कि आप एक सियासतदान से मुलाकात में कहें कि जी इससे सियासी बात नहीं होगी। मैं आपकी खिदमत में एक माजी का किस्सा अर्ज कर दूं। मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत में थे जहां से मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, अगर आपको याद। और जिस हफ्ते गिरफ्तार किया गया उससे अगले हफ्ते खाक साहब ने भी किसी आप जैसे सीजन बंदे को कहा कि यार मुझे भी अंदर ले जाए, वो सारा सिलसिला। मैं उस वक्त एक अदारे में था, तो मैंने जनाब जाके हम जनाब अंदर पहुंच गए और मियां साहब वहां पे क्या कह रहे थे कि यार कैद तो मैं हूं, आप तो बोले, आप क्यों नहीं बोलते? वो अपनी क़यादत को कह रहे थे उस वक्त। अच्छा, वहां से निकलकर एहसन इकबाल साहब बोले फड़े गए, ख्वाजा आसिफ साहब बोले फड़े गए, और वहां से निकल के जो बोला उन सब को पीटीआई ने पकड़ के अंदर डाल दिया। हाथा कि मैं जर्नलिस्ट था, मैं कोई नहीं बोला, मुझे भी पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो इसलिए भाई वहां, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज्यादती वाली बात है। अगर वो अंदर कुछ बोलते हैं और वो बाहर आके उनसे होता है, उनसे उनके नाम से नशर किया जाता है, उसके अंदर बहरहाल कोई अखलाकियात या हदूद नहीं। पर आप देखें ना, अगर जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है इसमें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उन्होंने नाम नहीं लिया, उसमें तो इसमें तो उन पर कोई उन्होंने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, या इस तरह उनके ऊपर सियासी दुश्मन पर भी नहीं की जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे जो कल वाला ट्वीट है वो तो बड़ा पॉजिटिव लग रहा है उनका। सोहरवर्दी साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं
और आप हमारे मुआशरे के अंदर जुबान पे बात होती कि आपने मुझे कहा कि मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाना है, मैंने कहा जी मैं हाजिर खादम, और मैं यहाँ पे इस वक्त बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर मैं एन ये जो टाइम तय हुआ था उसके वक्त में गायब हो जाता, मोबाइल बंद कर देता और आपके खिलाफ ट्वीटें करना शुरू कर देता, तो आपको कैसा लगता? सर, कोई जो मुज़ाकरात होने हैं, हुकूमत तो हमेशा तैयार रहती है ना, पीटीआई ने तैयारी पकड़नी है। मेरा ख्याल है कि अचकजई साहब ने ये जो बात कही है, आपने बिल्कुल बजा, मैं उसी पे आ रहा हूं। अचकजई साहब ने ये बात कही है, ये कहीं ना कहीं उनको कहा गया है, भले जेल के अंदर से कहा गया हो कि भाई आप ये वाली बात आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि पहले ये एक अटेम्प्ट नाकाम हो गई है। अभी भी अब ये तो नहीं लिखा ना कि एक अटेम्प्ट नाकाम हो जाए तो दूसरी करनी ही नहीं है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत को तो अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, इक़्तिदार में है वो। बिल्कुल, और हुकूमत जो है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है मुजम्मिल साहब, हुकूमत ज्यादा, क्योंकि उसके पास सारी पावर्स होती हैं, उसने गिव करना होता है, गिव इन करना होता है, उसने कुछ ना कुछ देना होता है। अपोजिशन के पास तो कुछ भी नहीं होता मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, ना ये हुकूमत और ना ये एस्टेब्लिशमेंट कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑपोजिशन का एतराज ही यही है कि हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को तैयार नहीं। मेरा ख्याल ये है, ये इतराज या इल्जाम अपनी जगह पे, लेकिन मैं मुजम्मिल साहब से एग्री करता हूं कि हुकूमत को फौरी तौर पे इनको पकड़ना चाहिए। रूट वही है, पार्लियामेंट को उसके अंदर लाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट को अंदर लाने के लिए सरदार अयाज सादिक साहब का प्लेटफॉर्म पहले भी इस्तेमाल हुआ था, अब भी जाके उन्हीं से बात की जाए, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से, कि भाईजान आप इसको मीडिएट कर दें, और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पार्लियामान को मुअज़्ज़ज़ करें, पार्लियामान को मोतबर करें। देखें, अगर केपी का सूबा बंद कर दिया जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, वहां पर ना कोई आ जा सकता है केपी, ना कोई बाहर आ सकता है, ना अंदर आ सकता है। केपी के एग्जिट रूट ही वो बंद कर देते हैं, अंदर से चाहे केपी खुला रहे लेकिन उसके एग्जिट और एंट्री रूट ही बंद हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा है ना, इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए। तो हुकूमत को इसको अवॉइड करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और खास तौर पे जब आपके सामने इलेक्टेड लोग हों तो हुकूमत को इस अमर का इंतजार किए बगैर कि वो आपके पास चल के आए, इस जुबानी जो पेशकश है इसका फायदा उठाना चाहिए। मैंने तो कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बानी पीटीआई अपनी बाकी की जो कैद है वो पेशावर की जेल में काट लें, बहुत सा सियासी दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा इससे। हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट है मुजम्मिल साहब का, ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने शिफ्ट करना है तो पेशावर की जेल कर दें, तो वहाँ वो आराम से अपनी मुलाकातें भी करते रहें, सब कुछ करते रहें, और सियासी दर्जा हरारत भी नीचे आ जाएगा, और हुकूमत भी चलाते रहे। हाँ वहाँ तो ठीक है। जबकि पीपल्स पार्टी उन्हें लेने से इनकारी है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, और पंजाब ने भी कह दिया है कि जनाब ये वफाक अपनी लाइबिलिटी खुद लेके जाए, और वफाक की जेल बनने के अंदर अभी जो है मुकम्मल होने में अभी कुछ माह बाकी हैं, तो पेशावर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वैसे तो वफाक को कदम आगे बढ़ाना चाहिए ना, एस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने के लिए। मैं तो पहले कह हुकूमत को बढ़ के तो अचकजई साहब का मुंह चूमना चाहिए, उनको जफ्फी डालनी चाहिए, और उनको कहना चाहिए, फिर उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, वो इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। हाँ, शायद इसीलिए कर रहे हो। हाँ, लेकिन वो सरदार अयाज सादिक साहब को अदालत का निकाल के ले आते हैं कि ये देखिए जी केस फाइल हुआ है, और जो है ये जब फैसला होगा तो मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला करूंगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान में, अब देखें ना जी, वो हमें इंटरनेशनली यूएन की भी रिपोर्ट आई, फिर एमनेस्टी की भी रिपोर्ट आई, काफ़ी इंटरनेशनली आवाज़ उठ रही है कि हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे बानी पीटीआई से। उनके बेटों का भी आया, ये कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई, मुलाकातें भी बंद हैं, तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए, रिकंसीडर दे हैव टू। देखिए, उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है। जैसे ही आपने कहा कि हमने फलस्तीन में 2 डिवीजन फौज भेजने का अपना जो अमल है उसको स्टॉप कर दिया है,
और हम पहले इस बात के मुतमन्नी हैं कि हमें बताया जाए कि वहां पे जाने वाली फौज का मैंडेट क्या होगा। सबसे पहले स्काई न्यूज ने हमारे खिलाफ ह्यूमन राइट की रिपोर्ट निकाली। अल जजीरा जैसा उसने डॉक्यूमेंट्री पूरी बना के चला दी, अगरचे बाद में अपनी वेबसाइट से वो डॉक्यूमेंट्री डाउन करके भाग गया, लेकिन उसने चला दी। और उसके बाद जो है वो पीटीआई और उसके बानी जो थे उनका ट्विटर हैंडल खसूसन टारगेट करके पाक फौज के सरबराह को एक्टिव हो गया। तो मैं इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी देखता हूं कि ये हमें शायद जेरे दबाव लाने के लिए था, लेकिन हमने वो दबाव जो था वो श्रग ऑफ किया और हमने कहा कोई दबाव नहीं है, जब तक ये मैंडेट नहीं बताया जाता जाने वाली फोर्स का हम दस्तयाब नहीं है। तो ये वाला प्रेशर भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और हमें और आईएमएफ ने भी हमें नई शराइत सुना दी भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यक वक्त हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस पर्सपेक्टिव में भी उनको देखा जाना चाहिए। जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजीदा दा, टाइम खत्म हो गया, आपसे फिर बात होगी। ब्रेक के बाद भी एग्जैक्टली से कंटिन्यू करेंगे और इसी पॉइंट के साथ कि इस पर भी पीटीआई को रीथिंक करना चाहिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ट्वीट भी है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि उमर दराज गोंदल है, सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने मैं ज्वाइन किया। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उमर दराज, माजी में मुलाकातें तो होती रही हैं ना इमरान खान साहब से, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उन मुलाकातों के नतीजे में कोई मुस्बत नताइज नहीं निकले। मसलन 26 नवंबर के उस वक़्त भी मुलाकात की गई और कहा गया कि इतना इस बहरान को टाला जा सके और मौके पे भी, लेकिन एक राय है कि मुलाकात के नतीजे में बहरान संगीन हो जाता है, टलता नहीं। अच्छा, उसमें सोहरवर्दी साहब एक जो बड़ी लॉजिकल बात हो रही है ना, सब लोग जो इस तरह मुस्तफा नवाज खोकर जैसे पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं, इवन पीटीआई की अपनी लीडरशिप भी बात करती है, जब आप सियासी लोगों की मुलाकातों को कट ऑफ कर देंगे जो पॉलिटिकली आपको कन्विंस कर सकते हैं, आपको लॉजिकली आपसे बात कर सकते हैं, फिर ये चीजें होंगी। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कम्युनिकेशन बैरियर तोड़िए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप खुद भी इस चीज को कवर भी करते हैं, इस पर बात भी करते रहोगे। नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल के अंदर थे, जनाब बिलावल जरदारी उनसे मिलने के लिए आए थे। अब जब इस किस्म की मुलाकातें, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को आपने डयाला जेल जाने दिया है? आप जिस इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रगड़ते हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं सर अर्ज कोई उसी तरह से असल पीटीआई का मसला ही उसकी पॉलिटिकल आइसोलेशन है। नहीं, वो आइसोलेशन। अच्छा, आप बताएं, कौमी कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया गया? जी, उनको बुलाया गया, उन्होंने खुद माना है कि हमें दावत आई, लेकिन चूंकि हमारा कराची वाला प्रोग्राम था तो हमें थोड़ी एजेंडे के ऊपर भी इख्तिलाफ था, हम नहीं आए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप समझते हैं कि जो आप कन्फ्यूजन कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि देखें उनकी आइसोलेशन है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं देखें उनके पास इख्तियार नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप अचकजई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, शायद खान अब्बासी साहब को, मुस्तफा नवाज खोकर या जो जायज़ शख्सियात है उनको अडयाला जाने दें, उनसे मुलाकात करने दें, वहां बात होने दें, या कम से कम उनको नहीं होने देना चाहते कोट लखपत वालों को मिलने दें, कुछ हल निकलने दें। जब आप सियासी लोगों को मिलने देंगे, सियासी गुफ्तगू होगी, जो कि आप कहते हैं हम नहीं होने देंगे, और सियासी रास्ता निकलेगा। बिल्कुल कोट लखपत वालों के खिलाफ सिर्फ एक जुमला सिर्फ ले लें, जो ज़र्फ इमरान खान की हुकूमत ने दिखाया था और जनाबे बिलावल जरदारी को नवाज शरीफ से मिलने दिया गया था या बाकी मुलाकातें होने दी गई थी, सियासी मुलाकातों की बात करूं वफूद की सूरत में, बस उतना सा ज़र्फ दिखाएं तो मसले का हल निकल सकता है। नहीं, पर यहां तो कोई पीटीआई के अलावा कोई लीडर अडयाला जाने को तैयार नहीं। जो पीटीआई वाले जाना चाहते हैं पहले उनको मिलने देते हैं, जो बाकी अपना नाम वो तो 2 साल से मिल ही रहे हैं ना, उसके नतीजे में कोई बेहतरी नहीं आई ना। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब से सहाफी मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। तो इमरान खान से भी मिलते हैं। कौन मिला साफी? सारे जो कोर्ट हेयरिंग पे वैसे सब हमारी कुलीग है, मेरी कुलीग है लीना शिगरी साहिबा, उनको ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके शो में कहा कि आप जाएं, मैं आपकी मुलाकात होने दूंगा। वो गई, उनकी मुलाकात नहीं हुई। और बताएं, अतर काज़मी साहब को अतर काज़मी साहब, और बड़े नाम नहीं जा सकते। नहीं, देखिए जो लोग हेयरिंग के मौके पर जर्नलिस्ट मिलते रहे हैं वो तो मिलते रहे। नहीं, वो एक और चीज है। क्या नवाज शरीफ साहब से हेयरिंग के मौके पर मिलते थे या अलग से मुलाकात करने जाते थे? मुलाकात करने जाते थे। मैं नाम ले सकता हूं। आप भी बाद में बंद कर दी थी ना बानी पीटीआई ने, जब उन्होंने वाशिंगटन में ऐलान किया था
कि मैं एसी उतार दूंगा, उसके बाद उन्होंने अच्छा मुलाकातें भी बंद कर दी। हुजूर वाला रेटरिक पे बात नहीं करनी, एक मुलाकात रिकॉर्ड पे बताएं जो नवाज शरीफ साहब से मिलने मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई हो, उनकी फैमिली गई हो, कोई सहाफी गया हो, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप गई हो और उनको कोट लखपत या अडियाला के दरवाजे पे रोक लिया गया कि आपकी मुलाकात एक रिकॉर्ड पे पाबंदी जरूर थी। बाद में सिर्फ फैमिली की मुलाकातें हो रही। ओहो सर, वो कोई और बताएं। चले फैमिली की, इनकी तो फैमिली की भी नहीं होने दे रहे ना। मैं आपको कह रहा हूं कि सर और फिर मरियम नवाज गई तो आपने जेल के अंदर से उसको गिरफ्तार किया ताकि बाप के सामने बेटी गिरफ्तार करके उसको बताया जा सके कि हम इस हद तक जा सकते। चले कोई बात नहीं, आपने बुशरा साहिबा वाला वो बदला तो ले लिया, आपने इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार किया, आपने इमरान खान के हजारों वर्कर्स को गिरफ्तार करके भी स्कोर सेटल नहीं हो रहा, तो हुजूर फिर बुलडोजर चला दीजिए, फिर शायद इस तरह से स्कोर सेटल हो जाए। लेकिन उमर ये तो मानना होगा वो तो 9 मई में गिरफ्तार कि मसाइल का हल तो मुफाहमत में है। बातचीत में मैं वो मुझे कोट लखपत वाली लाइन ज्यादा खूबसूरत लगी है, सियासत में है, सियासत करने दे लोगों को, वो उन्होंने बानी पीटीआई को कहा है, नहीं सबको कहा है, उन्होंने बानी पीटीआई को कहा है। देखिए ना सुरवती साहब, जब सियासतदानों को आप दीवार में चुन देंगे, आप उनको सियासत नहीं करने देंगे, क्या होगा? सियासत फिर करने के लिए पसंदी होती है, फिर मुकालमा नहीं होता, फिर मुकालमा नहीं होता। जब आप मीर जाफर और मीर सादक के अलकाबात देने लग जाते हैं ना कि जो उधर गया वो मीर जाफर हो जाए, अच्छा मैं फिर सियासत नहीं हो सकती। अच्छा हुजूर, मैं एक बात पाकिस्तान में यहाँ देखें, जब आप किसी को गद्दार कहेंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, आप भी गद्दार हैं। दुरुस्त बात है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। किसी को मीर जाफर, मीर सादिक या गद्दार नहीं कहना चाहिए। ये दिल, ये जिगरा इन सियासतदानों का ही बड़ा है कि फातिमा जना गद्दार कह के भी पाकिस्तान के साथ अपनी हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं उठने देती, और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी है, नवाज शरीफ के साथ भी है, बेनजीर के साथ भी है। आगे बढ़े, हम किसी को भी गद्दार नहीं कहते। तो बानी पीटीआई को सोचना होगा ना, इमरान खान को भी गद्दार ना कहें हुजूर, इमरान खान को भी गद्दार, इमरान खान भी किसी को गद्दार ना, बिल्कुल ना, किसी को गद्दार ना कहें। आगे ये गद्दार कहने की मुहिम अभी लेटेस्ट तो इमरान खान ने शुरू की। पाकिस्तानियत का दायरा इतना बड़ा है, पाकिस्तानियत का दायरा इतना बड़ा है, ये दिसंबर का महीना है, हम बड़ी तकलीफ से बतौर कौम गुजरे में इस महीने से। पाकिस्तान के दायरे में लोगों को दाखिल करें, पाकिस्तानियत के साथ करें। बतौर वजीर आजम वो अहम इजलासों में दूसरे कमरे में बैठ जाते थे कि मैंने ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना, जी बैठ जाते थे ना, कि मैंने इनसे हाथ नहीं मिलाना। बात यह है कि वो उन्होंने ये रस्म शुरू की कि मैं मुल्क की बाकी उनसे पहले तो पाकिस्तान की सियासत जो थी अमेरिका उसे सीखता था, उससे पहले तो पाकिस्तान की सियासत से बरतानिया सीखता था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए थे। क्या करते हैं हुजूर, यहाँ किसने तस्वीरें भेजी? मैं वो नारे आपके सामने टीवी चैनल पर दोहरा सकते हैं। आगे बढ़े, सारे सियासतदान सियासी इमरान खान ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर ले पाकिस्तान की सियासी जमातों। अच्छा चले हुजूर, उसका भी सुन लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आपने तय किया था कि कोई उधर मुलाकातें नहीं करेगा। बेनजीर साहब की कितने अरसे के बाद जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई थी, आपने कहा था किसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, मेमो गेट में कौन काला कोट पहन के गया था। आप बाकी बातें इलेक्शन की मैनेजमेंट किस ना करें ना सर, ना करें, ये चीजें आपने मानी है। पॉलिटिकल पार्टी ये मिसाक जमहूरियत के बाद की बातें हैं। नहीं, फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक हार्मनी रही उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए। एक इंतकाल इक़्तिदार भी रहा, एक आपस में मुलाकात भी रही, खुशी गम भी रही, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ के बावजूद बैठते भी रहे, एक दूसरे के साथ। एक मिसाल दे दूं, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप के ऊपर जो केसेस बनाए गए, हालिया केसेस की बात रहा हूं, जाली बैंक अकाउंट्स केसेस समेत, वो किसने बनाए थे? उसके बावजूद किसने बनाया सर? नहीं छोड़े साहब ने जवाब देंगे। सुरवती साहब, ये तहरीक इंसाफ ने बनाया, नून लीग ने बनाया? धरने में नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये नून लीग ने बनाया या तहरीक इंसाफ ने बनाया? तहरीक, मैं ये कह रहा हूं कि उसके छोड़े ना सर, मैं कह रहा हूं सियासी जमातें करती हैं। आप एक बात ही नहीं सुन रहे जी। उसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक मेज पर बैठते रहे सर। ये फिर उसके बावजूद फिर आके मिसाके जमहूरियत कहां गया? उसके बावजूद मिसाके जमहूरियत बताने कहां गया? उसके बावजूद उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, मिलकर सियासत की, सब कुछ मिलकर किया, क्योंकि सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, मुल्की मफाद कुरान और हदीस का हिस्सा नहीं होते, आगे चलना पड़ता है जी। मैं ठीक है, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सियासत के अंदर कल तक आप कहते थे कि हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करनी जी। आज आप कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुलाकात करा दो, हम मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो नून लीग, वो ओवरऑल ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, वो नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। और पीपल पार्टी के साथ ही होगा ना, सारे ग्रैंड डायलॉग के सारे बैठेंगे, आप बीजेपी के साथ करना है। नून लीग से क्या करेंगे? मुलाकात तो आपने ग्रैंड डायलॉग बीजेपी के साथ करना। नहीं, ग्रैंड डायलॉग पाकिस्तान के तमाम गोस्वामी के साथ, कौम के दरमियान है, उसमें आप शामिल हैं, उसमें मीडिया शामिल है, उसमें जुडिशरी शामिल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, तमाम स्टेक होल्डर शामिल है। नहीं, आप तो कहते हैं ना हमने पिंडी के अलावा किसी से बात ही नहीं करनी।
सर ये वैसे वो नहीं कहते। मैं आपको एक जुमला याद कराता हूं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब अपोजिशन के अंदर थी, वो कहती थी कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। अब मुझे ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के बाइख्तियार वजीर आजम है, फैसले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूं। वो तो सोहेल अफरीदी साहब के कॉल से सारी हकीकत सामने आ गई ना, मुलाकात नहीं करा सके। वजीर आजम के मैं सबसे बाख्तियार हूं, और हटने के बाद कहता है कि मेरे तो अख्तियार में कुछ नहीं था। इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। ये भी यही कहेंगे, ये भी यही कहेंगे, नहीं, ये भी यही कहेंगे। इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा मैं अच्छा एक और बात सुने ना सर, फिर हमें कारगिल वाले नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में होते क्या करते थे, ऑपोजिशन में होते क्या करते थे, ये ना करें ना। उस तरफ जाएंगे तो सारे ऐसे ही होते हैं। जब गवर्नमेंट में होते हैं तमाम ही सियासी जमातों का फिर इमरान खान इज नो एक्सेप्शन। नहीं, मैं एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहा। फिर इमरान खान इज नो एक्सेप्शन। फिर इमरान खान इज नो एक्सेप्शन। मैं ये कह रहा हूं कि सियासतदान गलतियां करते हैं, सियासी जमातें गलतियां करती हैं, उन गलतियों से सीखना चाहिए, उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा इसमें आर्गुमेंट ये है। गद्दार का टाइटल देके आपको पीटीआई को समझानी पड़ेगी ये बात। किनको समझानी पड़ेगी? पीटीआई को नहीं, सबको समझानी पड़ेगी। पीटीआई को देखिए ना, अभी जो है पीटीआई को भी समझना चाहिए, पीटीआई को भी समझना चाहिए, नून को भी समझना चाहिए। आप देख लें, वो कहते हैं हम केपी बंद कर देंगे। ये पॉजिटिव सियासत है। देखिए जब मैं आपसे गुजारिश कर रहा था उनको सियासत करने दें, आप सियासत नहीं कर, फिर क्या होगा? यही तो अर्ज कर रहे हैं। एक सूबे की हुकूमत है, उनके पास और सियासत क्या करनी है? तो केस है। मैं एक और आपको कहता हूं। अच्छा एक मिनट, सोहेल अफरीदी बाख्तियार वजीर आला है, बेख्तियार वजीर। सोहरवर्दी साहब मेरा एक मुतालिबा। सोहेल अफरीदी बाख्तियार वजीर आला है, मेरा एक मुतालिबा है। वो नहीं, सोहेल अफरीदी बाख्तियार वजीर आला है, बेख्तियार वजीर। मैं आपके सवाल के जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरा मुतालिबा सुने। जी। मेरा मुतालिबा ये है कि तहरीक इंसाफ जहां पे हुकूमत के अंदर है, अपने सूबे के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, अवामी नेशनल पार्टी, XYZ जितनी ऑपोजिशन को वो सियासत करने दे रहे हैं, जहां पे वो खुद हुकूमत है, उसी रोल मॉडल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ और बाकी ऑपोजिशन को सियासत करने दे। आप ये सियासत करने देंगे, बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। नहीं, पर वो सियासत करें ना। और क्या मुस्लिम लीग ने, अच्छा 8 फरवरी को उन्होंने क्या किया? मुज़म्मिल साहब चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। 8 फरवरी को क्या किया उन्होंने? यार एक मिनट, क्या मुस्लिम लीग नून ने केपी में कोई पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है? सर उनके पास फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। पब्लिक वो भी एक मिनट, पब्लिक सपोर्ट होगी तो लॉन्ग मार्च करेंगे ना। वो भी पंजाब होगी तो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो भी पंजाब से सब जगह से एक जत्था इकट्ठा करके केपी जा सकते हैं। अगर केपी सपोर्ट... वाले जत्था इकट्ठा करके आ सकते हैं, वो पंजाब से भी फिलहाल नहीं जा सकते। सच्ची बात जा सकते हैं। आप देखें, जितनी पिशावर के जलसे में लोग थे, उससे ज्यादा PMLN लेके तो पिशावर पे मार्च कर सकती है। ये शौक भी पूरा कर, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा पॉजिटिव सियासत नहीं है। सोहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ उनको फैसिलिटेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाबे बिलावल जरदारी सिंध से चले थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जनाबे हमजा शहबाज शरीफ लाहौर से चले थे, और उनको भरपूर मौका दिया गया था। उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, किसी ने नहीं रोका था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। दोनों चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे मरियम नवाज हो, आपने उन्हें I9 H9 उधर ग्राउंड दिया, उन्होंने वहां जाके आराम से जलसा किया। इनको भी दे दें। नहीं, आप 26 नवंबर को बजिद थे डी चौक जाने, बजिद थे ना आप उस वक्त क्या रियासत के साथ बात कर रहे थे कि हम किसी और जगह बैठ जाते हैं? आपका ये मसला है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद तुसी रियासत नहीं मानते। नहीं, 26 नवंबर को आपको कहा था संज्ञानी बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, आप कहते थे आज तबाह करके दम लेंगे। अच्छा, तबाह करके दम ले लिया आपने। अच्छा उमर मुज़म्मिल साहब का एक और पॉइंट भी है कि कल को सजाएं होती हैं। अभी कल सजाएं हुई है इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 केस में। अवाम सड़कों पर नहीं निकले, लोगों ने एहतजाज नहीं किया, क्यों? मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। ये हमने आर्गुमेंट बिल्ड कर लिया जी, लोग नहीं निकले। अब मुझे बताएं और लोग कितने पाकिस्तान की तारीख में, अगर किसी सियासी जमात के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, उनके कारकुनों के ऊपर अगर मुकदमात और गिरफ्तारियां जो हुई हैं, वो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात की जाती है ना जी लोग नहीं निकलते, देखिए लोगों के निकलने के कई तरीकाकार होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने 8 फरवरी से पहले 30 या 31 जनवरी को इसी तोशाखाना के अंदर एक और सजा भी इमरान खान को सुनाई थी। लोग 8 फरवरी को हुजूर निकले थे, आपने देखे थे, आपने गिने थे,
पोलिंग स्टेशन वाले तो आपने नहीं गिने थे, आपने आरोप के कमरों वाले गिने थे। लोग निकलते हैं, लोग रद्देमल देते हैं। आज भी देखिए ना, इस वक्त जो हम ये बात करते हैं ना कि लोग, तो फिर आप अगले इलेक्शन का इंतजार कर लें। नहीं, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आप अगले इलेक्शन का इंतजार करें। लाहौर के अंदर अगर तहरीक इंसाफ ये चाहे, मुजम्मिल साहब अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि अगर वो कहें कि कल हम लिबर्टी चौक में, कल हम चेरिंग क्रॉस पे मीनारे पाकिस्तान में एक रैली निकालना चाहते हैं, एक जलसे का निकाल, अच्छा, आज पेशावर में जो एक मिनट, पेशावर में आपकी हुकूमत है, करने दिया जाएगा। पेशावर में आपकी हुकूमत है जी। आज एहतजाज में कितने लोग थे? मिरान शाह में भी एहतजाज हुआ, हर जगह एहतजाज हुआ। नहीं, कितने लोग थे? अच्छा, ये कोई पैरामीटर नहीं है जी, कल क्यों लोग नहीं है? होंगे, कितने लोग तो लोग बाहर निकल, नहीं, किसी पुलिस ने रोका? पेशावर में कितने लोग? लोगों को 200 लोग थे। लोग तब निकले, 200 लोग थे पेशावर में। सजाओं से कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप देखें ना, आज पेशावर में सिर्फ 200 लोग नहीं पड़ता। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इमरान खान को 17 नहीं 117 साल की सजा सुना ले, पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं। उमर, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हरिपुर के जो इंतखाबात उन्होंने जीते हैं, उसके बाद केपी में भी। अच्छा, अगर 8 फरवरी को कॉन्फिडेंस नहीं ना आया और हरिपुर के इलेक्शन से कॉन्फिडेंस आया, तो मेरी तरफ से एक सीट और इनको देर मुबारकबाद भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमर, आपका भी, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।